गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है मूविंग चार्जेस एट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि मूविंग चार्जेस और गतिमान आवेश के कारण इनमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे उत्पन्न हो रहा है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका परिमाण क्या होगा, साथ ही साथ हम दिशा और बहुत सारी चीजें इनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड को ही अगर हम हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करें तो इसका मतलब होता है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है आपकी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जानने से पहले जब आपको आवेश की प्रॉपर्टी बताई गई थी, चार्ज की प्रॉपर्टी बताई गई थी, तो उस चार्ज की प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था कि जो वैद्युत आवेश है ना, तो वैद्युत आवेश में क्या होता है, दो तरीके की प्रॉपर्टियां होती हैं। एक तो होता है कि वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है अपने आसपास, और दूसरा चीज होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ना, मतलब दोनों गुण वह क्या करता है, आवेश अपने पास कैरी करता है, रखता है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र के बारे में हमने बताया था कि जैसे ये कोई प्लस क्यू कूलाम आवेश है और प्लस क्यू कूलाम आवेश है, तो जाहिर सी बात है कि इसके चारों ओर एक ऐसा कोई रीजन होगा, कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर कि अगर हम आवेश, अगर हमारा दूसरा कोई आवेश है, अगर इसके रीजन के बाहर है, इसके क्षेत्र के बाहर है, तो वह इस पर किसी प्रकार का बल कार्य नहीं करेगा, बल आरोपित नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे देखा जाए, यहां पे अगर यही जो है आवेश करे क्या कि आवेश इसके अंदर आ जाए या इस पॉइंट पर भी है, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, एक प्रकार का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव होता है। उस चार्ज पर हमारा क्या होता है, आकर्षण का बल अथवा प्रतिकर्षण का बल कार्य करता था, जिसके बारे में आपने कूलाम का नियम भी पढ़ा था और कूलाम के नियम से उसके मैग्नीट्यूड के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि वहां पे अगर वैद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन दिया जाता था तो ये कहा जाता था कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लेकर के आए तो उनमें क्या हो, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव हो। ठीक है, या वह क्षेत्र क्या करता हो, उस आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल आरोपित करता हो, उस क्षेत्र को हम क्या कह देते थे, वैद्युत क्षेत्र कह देते थे। अगर उसी से कोरिलेटेड हम करें तो हम ये कह सकते हैं, भाई हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है या चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जाननी है। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या देखा कि वैद्युत क्षेत्र के बारे में देखा। तो वैद्युत क्षेत्र किसके कारण होता था, वैद्युत क्षेत्र किसके कारण होता था, तो वैद्युत आवेश के कारण होता था। और यहां पे चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा किसके कारण होगा, चुंबक के कारण होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा हमारा चुंबक के कारण होगा। तो ये कह लिया जाए कि जैसे मान लीजिए कि कोई चुंबक है, ठीक है, कोई आपका चुंबक है, तो चुंबक के चारों ओर ये जैसे हमारा एक दंड चुंबक है, ठीक है, दंड चुंबक है, ठीक है, तो चुंबक के और इस दंड चुंबक में हमारा क्या है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होता था जहां पर कि कोई अन्य आवेश ले जाने पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के बल का अनुभव होता था, ठीक उसी प्रकार अगर हम ये कोई चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ लेकर के जाए या कोई अन्य चुंबक लेकर के जाएं, तो हमें क्या होगा, उनमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव होगा।
ठीक है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव होगा, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें है क्या, चुंबकीय क्षेत्र में क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र में यह हुआ कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ में जैसे कौन कौन हो सकते हैं भाई, लोहा हो गया ना, या लोहे के ऑक्साइड हो गए, ठीक है, निकिल हो गया, ठीक है। अगर इनको हम चुंबक के समीप लेकर के जाएंगे तो उनमें क्या होगा कि अगर काफी दूरी पे है तो किसी प्रकार का आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उसके क्षेत्र में आएंगे, उसके रीजन में आएंगे तो उनमें क्या हो जाएगा, आकर्षण का बल कार्य करने लगेगा। ठीक है, आकर्षण का बल कार्य करने लगेगा। या आप एक चुंबक है, उसके समीप में कोई दूसरा चुंबक लेके जाइए, तो होता क्या है कि चुंबक अगर समीप में लेके आए तो होता क्या है कि कभी चुंबक उसे क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है, और कभी क्या करता है कि चुंबक उसे प्रतिकर्षित कर देता है, धकेल भी देता है। ठीक है, धकेलता भी है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हमारा क्या हो, कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ अथवा चुंबक लेके जाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव होता है, वह क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है। अब बात आती है चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक की, कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र के हम SI मात्रक की बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक हमारा क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक जो होता है वो हमारा होता है टेस्ला होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक हमारा क्या होना है, टेस्ला होना है। और CGS पद्धति में अगर हम इनका मात्रक देखेंगे तो CGS पद्धति में इनका मात्रक हमारा गॉस होता है, उनका मात्रक हमारा क्या होना है, गॉस होना है। CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हमारा क्या होगा, गॉस होगा, और SI पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हमारा क्या होगा, टेस्ला होगा। ठीक, क्लियर है। अच्छा, और अगर हम ये इनमें रिलेशन देखें कि टेस्ला और गॉस में रिलेशन कितना है, तो ये चीज है कि 1 टेस्ला, टेस्ला को जनरली हम T से डिनोट कर दे रहे हैं, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितने का होगा, 10⁴ गॉस के होता है। ठीक है, 10⁴ गॉस के होता है। ठीक है, ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ना, CSI पद्धति में और आपका CGS पद्धति में। आगे चल के चुंबकीय क्षेत्र के हम और बहुत सारे मात्रक देखेंगे। फिलहाल में अभी आप अपने दिमाग में यही रखिए कि चुंबकीय क्षेत्र के हमारे पास 2 मात्रक हैं। एक मात्रक है टेस्ला जो कि SI पद्धति का मात्रक है, और दूसरा जो है वो आपका गॉस है जो कि CGS पद्धति का मात्रक है। क्लियर है। और इनमें रिलेशन क्या होगा, तो इनमें रिलेशन होगा कि 1 टेस्ला बराबर जो होता है 10⁻⁴ गॉस के होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था ओस्टर्ड। ठीक है, ओस्टर्ड एक वैज्ञानिक थे, ओस्टर्ड। ठीक है, ये वैज्ञानिक थे और इन्होंने प्रयोग किया, और इन्होंने प्रयोग में किया क्या कि कोई चालक तालिया या चालक क्षण कह लीजिए, ये इनका चालक क्षण है, और चालक क्षण के सिरे को इन्होंने क्या किया कि बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, ये बैटरी से इन्होंने जोड़ दिया है। ये इसका बैटरी का प्लस टर्मिनल है और दूसरा आपका क्या है, माइनस टर्मिनल है। ये माइनस और दिस विल बी प्लस, ये आपकी बैटरी है। ठीक है, तो बैटरी है और इनमें क्या किया इन्होंने, धारा प्रवाहित किया। भाई बैटरी से जोड़ा तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। और धारा प्रवाहित करने के बाद इन्होंने किया क्या कि एक चुंबकीय सुई लिया। ठीक है, और चुंबकीय सुई को छड़ के समीप लेके गए। तो चुंबकीय सुई को जब छड़ के समीप लेके गए तो चुंबकीय सुई क्या हुई कि एक निश्चित डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में आकर के क्या हुई, ठहर गई।
ठीक है। अब निश्चित दिशा में सुई का आके ठहर जाना, वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो अगर हम चुंबकीय सुई लें तो चुंबकीय सुई लेंगे तो यह सदैव क्या करता है, उत्तर अथवा दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, एक नोक उसका क्या होगा, उत्तर दिशा में होगा और दूसरा क्या होगा, दक्षिण दिशा में होगा। ठीक है, तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा। ठीक है, अब अगर हम इसको लेकर के आए तो जब करंट कैरिंग ये था आपका कंडक्टर था, चालक छड़ है ना, करंट कैरिंग रॉड है और इसमें क्या हो रहा है, वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और जब इसके समीप हम जब सुई लेके गए, चुंबकीय सुई लेकर के गए तो यह चुंबकीय सुई क्या किया कि एक निश्चित डायरेक्शन में आकर के क्या हो गया, ठहर गया। ठीक है, इससे ये स्पष्ट हुआ कि जाहिर सी बात है कि इस चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण कार्य किया। ठीक है, और वह कौन सा बल आघूर्ण था, तो वह चुंबकीय बल आघूर्ण था और उसके कारण यह क्या किया कि यह एक निश्चित दिशा में आकर के क्या हो रहा है, ठहर जा रहा है ना। जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा था, पीछे आपको चुंबकीय क्षेत्र में बताया गया कि किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई अन्य चुंबक अथवा चुंबकीय पदार्थ लेकर जाने पर उसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव होता है या उस पर बल आरोपित होता हो, वह आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब नॉर्मली तौर पे क्या था कि ये चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में थे। जब हम क्षण के समीप ले गए तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब कि हम क्या किए, इस पर हमारा कोई बल कार्य किया। ठीक है, कोई बल कार्य किया और कोई बल कार्य किया जिसके कारण यह क्या हो गया कि एक निश्चित दिशा में ठहर गया। ठीक है, एक निश्चित दिशा में ठहर गया और चुंबक पे बल आपका कौन सा लगेगा, तो जाहिर सी बात है चुंबकीय बल लगेगा। ठीक है, और ये चुंबकीय बल उत्पन्न कैसे हुआ भाई, तो आपने देखा क्या कि जैसे वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो वैद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है, तो वैद्युत धारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण प्रवाहित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। और मुक्त इलेक्ट्रॉन पे कुछ न कुछ आवेश होता है, कितना होता है, हाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब आवेश गति कर रहा है तो इसके आसपास क्या हो जा रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। तो इसी संबंध में ओस्टर ने अपना जो है प्रयोग किया था और वह बताया था कि कोई भी गतिमान आवेश है, ठीक है, गतिमान आवेश, ठीक है, गतिमान आवेश के समीप क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र या गतिमान आवेश ना अपने समीप क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश क्या करता है, अपने समीप यानी कि अपने आसपास क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी को हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यदि किसी चालक तार में या चालक छड़ में वैद्युत धारा प्रवाहित हो, ठीक है, तो उसके आसपास क्या होगा, एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक ओस्टर ने बताया कि भाई चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो चालक तार के समीप हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, उसके बाद वैज्ञानिक आए बायो-सेवर्ट। ठीक है, उसके बाद वैज्ञानिक आपके थे बायो-सेवर्ट, इसको इरेज कर दे रहे, थे बायो-सेवर्ट। ठीक है, ये वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या किया, ओस्टर ने तो ये बता दिया कि भाई चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो जब चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके आसपास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने बायो-सेवर्ट ने क्या किया
कि यह चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका परिमाण कितना होगा, इसके संबंध में इन्होंने जानकारी दी थी। था क्या कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई चालक तार है, ठीक है, ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, ये हमारा धारावाही चालक तार है, और धारावाही चालक तार में हमारा हो क्या रहा है, I एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार में हमारा क्या हो रहा है, I एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये जो चालक तार है, इस चालक तार के समीप उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इन्होंने इस संबंध में जो नियम दिया था उसके अनुसार है क्या कि चालक तार के समीप जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आप इसे डेल बी भी कह सकते हो, और या कभी कभी आप इसे डीबी से भी डिनोट कर सकते हो, डीबी से, ठीक है, हम यहाँ पे डेल बी से डिनोट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी चालक तार के समीप, धारावाही चालक तार के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा चीज ये कहा इन्होंने कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है डेल बी, वह क्या है, अल्पांश अवयव, ठीक है, जो ये अल्पांश अवयव है आपका, इसकी लंबाई हम सपोज कर ले रहे हैं कि डेलियल है, तो अल्पांश अवयव की लंबाई के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने के, यल के, डेलियल के। क्लियर। आगे इन्होंने कहा कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है डेल बी, वह क्या है, डेल बी ये हमारा जो है अल्पांश अवयव ना, मतलब आप कह सकते हो कि वेक्टर डीएल या डेल वेक्टर यल ना, और पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर के बीच के कोण के जाके अनुक्रमानुपाती होता है। किसके किसके बीच का कोण है यह, तो बेटा है डेलियल का अल्पांश अवयव की लंबाई, साथ ही साथ आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के बीच का कोण है ना। तो अगर हम सपोज कर लें कि ये एंगल हमारा कितना है, थीटा है, ठीक है, तो थीटा है, तो ये जो डेल बी होगा, डेल बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने होगा, साइन थीटा के होगा। क्लियर, साइन थीटा के होना है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है दैट इज डेल बी, यह हमारा है क्या, यह हमारा है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, जहां आर क्या है, डिस्टेंस है इस पॉइंट पी की फ्रॉम एलिमेंट ना, जो एलिमेंट लेंथ कह लीजिए या कह लीजिए अवयव कह लीजिए ना, अल्पांश अवयव कह लीजिए, तो ये अल्पांश अवयव की क्या है, लंबाई है, डेलियल है, ठीक है। अब अगर इन चारों नियमों को मर्ज कर दिया जाए तो क्या आएगा, तो इन चारों नियमों को संयुक्त कर दें तो आपको मिलेगा क्या, डेल बी इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा कितने हो जाएगा, आई डेलियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा, ठीक है। या इसी को आप लिख सकते हो कि डेल बी इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, तो डेल बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डेलियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर होगा। ये इतने के होगा, ठीक है। जहां पे आपका म्यू नॉट है क्या, अगर हम देख तो म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा वायु, ठीक है, कि चुंबकशीलता है, कि चुंबक शीलता है,
ठीक है, निर्वात अथवा वायु के चुंबकशीलता है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसकी वैल्यू जो होती है म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ -7। अच्छा, म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ क्या होता है -7 होता है। और इसका यूनिट अगर देखा जाए तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या था, टेस्ला था, दूरी का गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा, या यल ये तो कटेगा ना, तो ये आपका क्या हो गया टेस्ला मीटर और प्रति क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया चुंबकीय निर्वात की चुंबकशीलता अथवा कि निर्वात की चुंबकशीलता का क्या हुआ मात्रक हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अगर इसको नोट कर लीजिए। एक मात्रक तो हमने आपको ये बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर होगा। वैसे अगर इनका मात्रक देखा जाए कि म्यू नॉट का दूसरा एसआई मात्रक हमारा होता क्या है, तो म्यू नॉट का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो म्यू नॉट का एक मात्रक आपका क्या होना है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये एक प्रकार का हमारा क्या है सदिश राशि है, इसका डायरेक्शन तो फिक्स है, तो हम इनको वेक्टर फॉर्म में लिखें कि इनका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो इनका वेक्टर फॉर्म आपका होना क्या है, अगर देखा जाए तो यहाँ से आप देखोगे तो जैसे आपका डेल बी इज इक्वल टू है क्या, तो इज इक्वल टू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा और अपॉन कितने के हैं आर स्क्वायर के हैं। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर है। इसी को हम लिख कैसे सकते हैं, या आप इसे डेल एल अगर नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे डी बी भी लिख सकते हो, तो ये भी लिख सकते हो कि डी बी इज इक्वल टू कितने का होगा, तो डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इनका जो सदिश रूप होगा वह आपका क्या होना है, तो वेक्टर डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ठीक है, यहाँ पे अपॉन आर क्यू, ठीक है, इनटू क्या होगा वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर क्यू होता है। ठीक है, वेक्टर डीएल और क्रॉस वेक्टर कितने का होता है आर क्यू वेक्टर आर के होता है। तो ये इनका क्या होता है सदिश रूप होता है। ठीक है, कैसे अगर देखेंगे, अब यहाँ पे बात रही ये कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा था जब क्रॉस गुणन आपने पढ़ा था, तो क्रॉस गुणन में क्या पढ़ा था आपने कि जैसे दो वेक्टर्स हैं, एक आपका जैसे ये जेड वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका क्या है जेड एक्सिस है, और इसके तल में दो वेक्टर्स हैं, एक है आपका वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, तो ये जैसे वेक्टर्स हैं तो इनका क्रॉस गुणन क्या होता था, तो क्रॉस गुणन जो अगर इनके बीच का कोण थीटा है तो इनका क्रॉस गुणन जो होता था दोनों के तल के क्या होता था लंबवत होता था। यानी कि अगर हम कहें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किससे डिनोटेड होगा, तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो ए क्रॉस बी किस में होगा जेड एक्सिस के पैरेलल होगा या जेड एक्सिस के क्या होगा अलोंग होगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेक्टर डीएल और वेक्टर आर का क्रॉस लिया गया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये अल्पांश अवयव और जो पोजीशन वेक्टर है दोनों के तल के लंबवत होगा, दोनों के तल के क्या होना है लंबवत होना है। यानी कि आप इसे ये जो होगा आप ये कह सकते हो कि वेक्टर डीबी, ठीक है, क्या होगा इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर डीएल, ठीक है, एंड वेक्टर आर, यह दोनों के क्या होना है लंबवत होना है।
ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ठीक है, इस पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो उसके लिए हमारे पास है दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 ना, जिसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि अंगूठा को हम क्या करें धारा की दिशा में, शेष अंगुलियों को उस पॉइंट की ओर जिधर की हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है ना। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हथेली को लंबवत धक्का देने की दिशा में कार्य करेगा। तो जैसे आपने यहाँ पे रखा और ये शेष अंगुलियां किधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो इस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह क्या होगी, इन दोनों के हथेली को लंबवत धक्का देने की दिशा में कार्य करेगा ना। अब कार्य करेगा यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, क्रॉस से, लंबवत नीचे की ओर है तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे, क्रॉस से डिनोट करेंगे। यही अगर इस तरफ आप कोई पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, इस तरफ अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं, इधर ले लीजिए, ठीक है, इधर आप लेंगे तो यहाँ पे अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर हो जाएगा, जिसे कि हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, डॉट चिन्ह से प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब डॉट चिन्ह आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट चिन्ह रिप्रेजेंट कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र कहां है, कागज तल के लंबवत है, कागज तल के लंबवत, लंबवत किधर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ना। जैसे आप अगर अपने कॉपी में देखेंगे, जब आप अपने कॉपी में देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आपकी ओर होगी, किधर की ओर होगी, आपकी ओर होनी है, तो वह क्या हो जाएगा, कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर हो गया। और अगर वही क्या हो जाए, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है तो इसका मतलब वह क्या होगा, आपसे दूर जाएगा, ठीक है, आपसे दूर जाना है। तो यहाँ पे अगर क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है तो क्रॉस चिन्ह क्या डिनोट करता है, तो क्रॉस चिन्ह डिनोट करता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारा क्या होगा, कागज कागज तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर होगी, ठीक है, नीचे की ओर होना है। बात क्लियर। तो ये था आपका बायो-सेवर्ट का नियम, और बायो-सेवर्ट के नियम का वेक्टर फॉर्म था, जिसमें आपको बताया गया कि बायो-सेवर्ट के अकॉर्डिंग होता क्या है कि किसी चालक तार के समीप उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है वह क्या होगा, उस चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, उस अल्पांश अवयव के लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अल्पांश अवयव तथा पोजीशन वेक्टर दोनों के बीच के कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। साथ ही साथ उस बिंदु की दूरी जो होगी अल्पांश अवयव से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इन चारों को मिला लिया तो ये आपको डेल बी इज इक्वल टू कितने मिल गया, आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या इसी को आप क्या करो, डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बताया गया कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता है, जिसका मान होता है कितने के बराबर है, तो जिसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर होता है, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। क्लियर है, यह इतना होता है। और उसके बाद हमने वेक्टर फॉर्म की बात की कि इनका वेक्टर फॉर्म कैसे होगा, तो वेक्टर फॉर्म में हमने बताया कि डी बी इज इक्वल टू होना कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे आपको ये इससे ये चीज़ मिला कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर होगा वह अल्पांश अवयव वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दोनों के तल के क्या होगा, लंबवत होगा, इसकी दिशा ये होनी है। क्लियर है। अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दे लेते हैं, इससे रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं और आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे केस नंबर 1 है,
ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 1, अगर ये कह लिया जाए कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब जो पॉइंट है, जो बिंदु है हमारा, वह क्या हो, वह अल्पांश अवयव से या तो 0 डिग्री का कोण बनाए या तो 180 अंश का कोण बनाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे क्या रखोगे आप, 0 रखो चाहे 180 रखो, और दोनों ही कंडीशन में साइन थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा, इट मीन्स तब आपको dB इज इक्वल टू कितने मिल जाएगा, तो dB इज इक्वल टू मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा I dl और इंटू क्या हो जाएगा साइन 0, और आप लिख सकते हो साइन 180 डिग्री, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और इन दोनों का मान आपको क्या मिलने वाला है, 0, और बटे में आपका क्या है, आर स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे 0 का किसी में भी गुणा कर दे, हमें फाइनली क्या मिलना है, 0 मिलना है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र dB इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र dB इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, एक बड़ा सा 0 मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे केस नंबर 2 की बात कर लें। केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 में अगर हम ये कह लें कि थीटा इज इक्वल टू, अगर हमारा क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में dB इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, तो dB इज इक्वल टू मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl, यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री ना, और अपॉन कितने के, आर स्क्वायर के, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो ऐसे कंडीशन में dB इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, तो dB इज इक्वल टू मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन आर स्क्वायर। ये तब के लिए होगा जबकि हमारा बिंदु क्या हो, अल्पांश अवयव के क्या हो, लंबवत हो, ठीक है। तब चुंबकीय क्षेत्र का मान हमारा क्या होगा, ये इतना होना है, मैग्नीट्यूड इनका इतना होना है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा हम इस पे आते हैं कि म्यू नॉट का यूनिट, ठीक है, SI यूनिट, इनको हम बदलेंगे MKS यूनिट में, और साथ ही साथ इनका हम देखेंगे डायमेंशन, देखेंगे कि इनका डायमेंशन कितना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने आपको ये बताया कि म्यू नॉट का मान और मात्रक ना, मान व मात्रक, ठीक है, मतलब कुल मिला के यूनिट और वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे आपको ये चीज बताया गया कि म्यू नॉट इज इक्वल टू होता कितने के है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, माइनस साइन के साथ, ये ना, -7 इंटू 10⁻⁷ क्या होता है, -7 इंटू सॉरी, म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो गए, ठीक है। अब हम लोग इनके डायमेंशन की बात करेंगे कि इनका डायमेंशन क्या होगा, बीमा क्या होगा। तो जैसे अगर हम इनका SI मात्रक देखा, ये देखा कि इनका SI मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है, यही है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है, यही है। अब अगर देखोगे तो न्यूटन को आप क्या लिखते हो, तो न्यूटन को लिखते हो कि किग्रा मीटर, और सेकंड के घात में -2 होता है, और बटे में आपका क्या है, एम्पियर स्क्वायर है। और एम्पियर क्या है, एम्पियर आपका क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, मूल राशि है। तो अगर हम इनको ऊपर ले जाएं तो हमारा ये क्या बनने वाला है, तो ये हो गया किग्रा मीटर, सेकंड के घात में -2, और एम्पियर के घात में -2 हो जाएगा, क्लियर। और इनका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो किग्रा को m से, मीटर को l से, सेकंड को t से, और एम्पियर को a से डिनोट करते हैं। और जो इन पे पावर्स हैं उनको हम चढ़ा दें या मैनेज कर दें, रख दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t⁻⁻2 हो जाएगा, और a⁻ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र है, ठीक है, डायमेंशनल
जो है डायमेंशन है, और साथ ही साथ हमारा क्या है, ये आपका यम के एस ए पद्धति में क्या हो गया, निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक हो गया। ठीक, क्वेश्चन पूछता है कि जो है फाइंड द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट, ठीक है, एंड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या कीजिए, संबंध ना प्राप्त कीजिए, या आपसे कह देता है कि शो दैट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट ऑफ में इज इक्वल टू कितने के, 1/c के। ये आपसे प्रूफ करने के लिए कह देता है। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन सी के। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे कि इनका रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे ना। तो जैसा कि आपने देखा अभी जस्ट आपको बताया गया था कि म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो म्यू नॉट की वैल्यू हमारी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। क्लियर है? यहाँ पे n हमारा क्या है, n स्टैंड फॉर न्यूटन एंड a स्टैंड फॉर एम्पियर। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब पहले चैप्टर में आपने देखा तो पहले चैप्टर में ये बताया गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, की वैल्यू क्या, ये इसको ऐसे लिख लो बेटा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो ये होता है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और इनकी वैल्यू कितनी होती है, तो इनकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, और यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर होता है। क्लियर है? अब अगर हमें फाइंड करना है रिलेशन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में, तो ये जैसे आपका रिलेशन नंबर 1 है और ये आपका रिलेशन नंबर 2 है, तो हम रिलेशन 1 में रिलेशन 2 का क्या करें, भाग दे दें। तो भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये वाला भागा दे रहे हैं तो पलट जाएगा, पलट जाना है यानी कि आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अपॉन कितने के आ जाएगा, 1 के। अब यहाँ से देखोगे 4 पाई से 4 पाई कट जाना है। ठीक है, इधर देखो क्या हो जाएगा, तो इधर हो गया 10⁻⁻7, यूनिट क्या था, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और नीचे आपका क्या आया 9 × 10⁻9। ठीक है, यूनिट क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर हुआ। अब यहाँ से देखोगे तो आपको इस साइड में क्या मिलने वाला है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये 10⁻⁻7 आया नीचे, तो ये आ जाएगा 1/9 × 10⁻16 हो जाएगा। ठीक है, और जब इनको सॉल्व करोगे बेटा तो इनका जो मात्रक आएगा वो आना है मीटर प्रति सेकंड का, ये मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर आएगा जब इनको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे तो ये इतना आएगा। यहाँ से आप इसे लिख सकते हो कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे लिख सकते हो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। और ये वैल्यू क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है वायु अथवा निर्वात में। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, c लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितने के, 1/c² के हो जाएगा। या आप इसी को स्क्वायर रूट ऑफ में लिखो तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ऑफ ले लो, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितने को हो जाएगा, 1/c के ना। या c इज इक्वल टू आपको कितने मिल जाएगा, 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।